आज की क्लास में 9th स्टैंडर्ड का हम लेसन नंबर 21 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। एक लड़का है, उसका नाम शेखर है, और वो किस तरह से क्रांतिकारी बनता है। असहयोग आंदोलन आपने देखा था, उस तरह में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में आप जानते हो, तो उसमें किस तरह से वो बढ़ चढ़ के भागीदारी करता है और किस तरह से अपने परिवार का विरोध करता है, इस स्टोरी में हम ये जानेंगे। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जो उनका जन्म जो है वो 1911 में हुआ था, यानी कि 1911 में हुआ था, और निधन जो है सन 1987 में हुआ था, 87 में 1987 ईस्वी में हुआ। तो इनका परिचय जान लेते हैं पहले। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम, उन्हें शॉर्ट में बुलाया जाता है अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है, उन्होंने जो हमें सहयोग दिया है। उनका जन्म जो है 9 मार्च 1911 में कसया कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता, और बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और फिर जम्मू में भी रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने साइंस में पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, वो भी फर्स्ट डिवीज़न में। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार भी रहना पड़ा, मतलब कारागार में, जेल में भी, कारागार यानी कि जेल में भी जाना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया, ये 2 बुक्स का उन्होंने एडिटिंग भी की। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में कार्य भी किया। उन्होंने फॉरेन में भी काम किया, कैलिफोर्निया में। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे, और विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद, प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े राइटर थे हमारे यहाँ के, तो उनका एक नॉवल है गोदान, तो उसी के तुलना का है ये। तो प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास, गोदान के बाद अगर कोई दूसरा उपन्यास का नाम लिया जाता है तो अज्ञेय जी के शेखर की जीवनी उपन्यास का माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने प्रयोग किए हैं बहुत सारे। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है, और कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार मिले हैं उनको। भग्नदूत, चिंता, इतेलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है, और यह उपन्यास 1940 में, तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ आप जानते ही हो, 1947 में, तो ये 1940 में उपन्यास लिखा गया था। और बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। जो बचपन है और जो कॉलेज में पढ़ता है कोई भी स्टूडेंट, तो उसका जीवन एक अलग हालतों से गुजरता है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। यह लीक पर चलने वाला नहीं है, एक ही लाइन पे चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था, यानी कि भरा हुआ था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक था। ब्रिटिश चीज़ें यानी कि अंग्रेज़ों की जो भी चीज़ें थी उनका विरोध करता था, और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देता था, पसंद करता था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती, अंग्रेजी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और हिंदी की वो सराहना करता है, पसंद करता है, उसकी तरफदारी करता है, उसका पक्ष लेता है। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है कि किस तरह से उसको हिंदी से प्रेम था और किस तरह से उसे अपने घर में ही विरोध का सामना करना पड़ा था। इसमें स्टोरी में हम ये जानेंगे। असहयोग की एक लहर आई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था, तो उसमें देश बह गया। उसमें बहुत युवा वर्ग आए, आगे निकल के देश की आज़ादी के लिए काम किया उन्होंने। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा, मतलब किसी भी तरह से मैं कोई तो अपना सहयोग दे सकूं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, वो अपनी पूरी कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए हो, क्योंकि वो पैसे वाले अच्छे घर का था, तो उसके पास बहुत महंगे महंगे विदेशी कपड़े थे, तो उनका त्याग किया। तो यहाँ से शुरुआत की उसने। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे, जो 2-4 मतलब इंडिया के बने हुए, भारत के बने हुए, खादी के बने हुए कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा। और बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि वो बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। खिड़की पे खड़ा हो जाता था और रोड पे आने जाने वालों को देखता रहता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंची, मतलब कंठों की, मतलब बहुत सारे भीड़ की आवाज़ एकदम से उसके पास में आती, तब
गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, जो भीड़ है वो ये वर्ड बोल रही होती थी कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते। पुलकित होना यानी कि बहुत खुश हो जाते, एक्साइटमेंट आ जाता था, और वो अपनी खिड़की से पुकार उठता था, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। वो भी इस वाक्य को दोहराता था भीड़ के साथ में, बाहर निकल के नहीं, अपने कमरे की खिड़की पे खड़े होकर ही। इससे आगे वो जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी उसको, आज्ञा नहीं थी। अनुमति यानी कि आज्ञा नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता था। कभी कभी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बंदिशें हो जाए तो लोग उसको तोड़ के निकलने की फिर कोशिश करते हैं कि भाई ये बंदिश हमारे ऊपर लगाई क्यों गई हैं। तो यहाँ पे भी वही हाल था कि वो था कि मेरे ऊपर इतनी बंदिशें क्यों हैं। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। एक दिन क्या होता है, माँ बस घर पे थी, बाकी सब लोग बाहर गए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी, यानी कि ऊपर कमरे में बैठी हुई थी। शेखर ने एक घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे। उसने क्या किया, एक एक कमरे में गया, घर परिवार के जितने सदस्य उनके सबके कमरे में गया, और वहाँ जो भी विदेशी कपड़े थे उनको इकट्ठा किया, बटोरे यानी कि इकट्ठे किए, और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया। उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, और फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। और जो घर में हर एक कमरे में लैंप रखे होते, पहले लाइट तो इतनी नहीं होती थी ना, तो मिट्टी के दिए जलते थे सबके घरों में, तो उसने मिट्टी का तेल लाया और उस पर कपड़ों के ऊपर डाल दिया। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। जो दिए में से तेल निकला वही डाल के उन कपड़ों में आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, मतलब वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वो आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, इस तरह से वो चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया। लेकिन जो कपड़े थे वो जलकर राख हो चुके थे। तब तक शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। मतलब हम उतने डूब गए हैं उसमें, विदेशी पने में, तो उनसे डरते भी हैं और हमें आदत भी पड़ चुकी है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी, और वो देखने लगा कि उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। पापा उसके बोलते थे कि तुम इंग्लिश में बात किया करो। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, शैशव से बचपन से वह इंग्लिश बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी भी बोलती थी। जो उसकी देखभाल करने के लिए जो आया रखी गई थी, तो मेड रखी गई थी, वह ईसाई थी यानी क्रिश्चियन थी और इंग्लिश बोलती थी। और उसका पहला गुरु, जो पहला टीचर था जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, वह एक अमेरिकन मिशनरी था, यानी कि वो भी एक क्रिश्चियन था, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, जो कुछ पढ़ाता नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता ही था। सब्जेक्ट की नॉलेज तो नहीं, पर इंग्लिश तो सिखाता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। उसका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसको धक्का लगता है, चोट पहुँचती है। जिससे मैं घृणित समझता हूँ, यानी कि जिससे मैं नफरत करता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ, क्योंकि मैं तो इंग्लिश सीखी है पहले, तो फिर वो मेरी मातृभाषा हो गई। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में भी अंग्रेजी शब्द निकालने लग गया। छोटे छोटे शब्द भी जो इंग्लिश के आते थे उनको भी दूर करने लग गया। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। जो भी हैबिट्स थी उसकी फॉरेन की, वो सब भी उसने दूर की। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा अपना दिखाने के लिए, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। वो एक नाटक लिखना आरंभ करता है। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों ही लिख ली, हत्या ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। गांधी जी यही बोलते थे ना, वो एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। कताई बुनाई करते थे, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते थे। तो सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया, पूरा उसने नाटक लिख दिया इस तरह से। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से, इंक से
उसकी प्रतिलिपि तैयार की, उसकी फ़ोटोकॉपी तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया, कोई घर का सदस्य देख न ले। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी के सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। पापा, अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। एक दिन की अपनी घटना बता रहे हैं शेखर कि वह पापा जो है कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, दौरे पे यानी कि ट्रिप पे जा रहे थे और शेखर साथ था उनके। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे था और पिता पीछे पीछे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी थी और उसके स्वर में अहंकार था, यानी कि ईगो था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करने में वो झिझकता था, यानी कि पापा के सामने कम बात करता था। उस लड़के ने समझा कि उसका सामना करने वाला कोई नहीं है और ये लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है। उसने तनिक और रौब में आकर कहा, माई नेम इज़, अपना नाम बताया उस इंग्लिश में कि माई नेम इज़ दिस एंड डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, मेरा नाम है और तुम स्कूल में पढ़ते हो। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पार्ट ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं है। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा और उत्तर कोई नहीं दिया। पिता ने के क्रुद्ध स्वर में कहा, पापा जो है गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं कि शायद उस लड़के को जताने के लिए भी कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। पापा गुस्से में बोलते हैं कि तुम जवाब क्यों नहीं देते। शेखर और भी चढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है, मतलब तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया, क्योंकि ट्रेन पकड़नी है। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा कि हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, हमारे बच्चे जो है बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल ही नहीं निकलता है। और शेखर ने सुन लिया। वह उत्तर दे सकता था लेकिन वह उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए उसने उसको उत्तर नहीं दिया था। तो ठीक है, इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। और अभी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। यहाँ आपके थोड़े से शब्दार्थ हैं कि शैशव यानी कि बचपन, बोलबाला यानी कि अति प्रसिद्ध, अनुमति यानी कि सहमति, अंकुश यानी कि नियंत्रण, और परित्याग मतलब बहिष्कार कर देना किसी चीज़ का। मुहावरे में एक है कि मुंह काला होना यानी कि बेइज्जती होना, और घृणा का मतलब है नफरत, और बाध्य मतलब विवश या मजबूर। यहाँ आपके स्वाध्याय में थोड़े क्वेश्चन हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था उसने घूमने मिलने जाना? क्योंकि उसके पास में जो है देसी कपड़े उतने नहीं थे कि वह ज़्यादा पहन सके और उसको विदेशी पहनने नहीं थे, इसलिए उसने बाहर जाना छोड़ दिया था। शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? शेखर के मस्तिष्क में ये पुकारती थी कि एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी, एक नाटक का लेखक हूँ मैं, ये पुकार पहुंचती थी। शेखर ने आग कैसे जलाई थी? घर के दियों से मिट्टी का तेल उड़ेलकर आंगन में सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे और इस तरह से उन्होंने आग जलाई थी। शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? गांधी जी का बोल वाला, दुश्मन का हो मुंह काला, ये गा रहा था ना वो। अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा था? अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया था और पूछा था कि क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो, यही बात हुई थी ना। अब आपके ये हैं 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका है कि घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया था? क्या किया था याद है ना, स्टोरी में अभी भी हमने पढ़ा है कि घर के सदस्य जब बाहर गए थे तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े खुले स्थान पर इकट्ठे कर लिए थे और उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाल के और उनमें आग लगा दी थी। शेखर के नाटक का विषय क्या था? शेखर के नाटक का विषय क्या था? ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो शेखर के नाटक का विषय था कि शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की कल्पना थी और उसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे
जिसमें कताई बुनाई जैसी अंग्रेजी की प्रवृत्तियाँ और असहयोग आंदोलन का समावेश था। तो शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक का विषय था। अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया था? अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? अंग्रेजी बालक के स्वर में पहले तो अहंकार था और वो अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय दे रहा था कि मुझे बहुत इंग्लिश आती है जैसे। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा था और इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा था? गुस्से के स्वर में क्या कहा? शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जिससे क्या पिता नाराज हो गए थे और पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर के अंग्रेजी से अनभिज्ञ रहे, यानी कि ऐसा न लगे उसको कि मेरे बेटे को अंग्रेजी नहीं आती है। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में, गुस्से के स्वर में कहा था कि उत्तर क्यों नहीं देते हो? क्या तुम्हारे मुंह में तुम्हारा मुंह टूट गया है? ये बात बोली थी उन्होंने। शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया था? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कैसे बचा था। वो जो है उसके पिता बार बार उसको वो जो लड़का जो है उसको क्वेश्चन कर रहा था और तभी वहाँ पे ट्रेन आ गई थी, जिसकी वजह से शेखर ने अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर में एकदम चुप रहा था और पिता इस बारे में शेखर के उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी वहाँ पे ट्रेन आ गई थी और इस तरह से वह बच गया था। घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा था और क्यों? बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था और चुप रहा था। उससे पापा जो है उसके बहुत गुस्सा हो गए थे, दुखी हो गए थे और उन्होंने घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा था कि हमारे लड़के तो बुद्धू हैं और किसी के सामने तो इनका मुंह ही नहीं खुलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया यहाँ पे। सविस्तार उत्तर। लेखक के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी वो उसके मन में घृणा? क्योंकि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वो शुरू हो गया था और चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लग गई थी और शेखर के मन पर भी इन सब चीज़ों का गहरा प्रभाव पड़ा था। वह गांधी जी से अपार श्रद्धा रखता था और गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे और विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता का प्रतीक है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा हो गई थी। शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि पिता और भाई घर में अंग्रेजी में ही बात करते थे और पिता उनसे भाइयों से भी अंग्रेजी में ही बात करने के लिए कहते थे। शेखर के बचपन से शैशव से ही अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। उनकी जो पहली आया थी वो भी एक ईसाई थी जो अंग्रेजी बोलती थी और जो उनके फर्स्ट गुरु थे वो भी एक अमेरिकन मिशनरी थे जो उनको सब्जेक्ट का ज्ञान तो कम लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा देते थे। अंग्रेजी उनकी जैसे कि परिवार की मातृभाषा थी। परिवार में अंग्रेजी के प्रति इतना प्रेम देखकर हम कह सकते हैं कि उनमें अंग्रेजी का प्रभाव गहरा था। फिर कि शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि शेखर एक कोमल मन का किशोर है जो 15-16 साल का लड़का है। जैसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा, स्वदेशी हवा से वह प्रेरित हुआ और उसने घर के विदेशी वस्तुओं की खुशी खुशी होली जला दी। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी था पर अंग्रेजी विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत भी करता था और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता था। वह अंग्रेजी भाषा से नफरत करता था। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना उस भी स्वीकार करता है पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन है कि शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया और क्यों? शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया? जब शेखर असहयोग और स्वाधीन आंदोलन में अत्यंत प्रभावित हुआ तो उसे विदेशी मात्र से घृणा हुई और अंग्रेजी भाषा से भी वह बेहद नफरत करने लगा। परिवार के नियंत्रण के कारण वह असहयोग आंदोलन में भाग तो नहीं ले सकता था पर ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ कर दिया और शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी और साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान का भी प्रभाव स्थापित करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। यहाँ पे आपके विरोधी शब्द हैं सहयोग, असहयोग, विदेशी, स्वदेशी, बाहर, भीतर, दुश्मन, दोस्त, मित्र, अंकुश, निरंकुश। समानार्थी शब्द में अनुमति, आज्ञा, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, निरंतर, लगातार, आज़ाद, स्वतंत्र। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए कि मुंह काला होना यानी कि बहुत बदनामी होना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेसन नंबर 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन कंप्लीट होता है। आपको सारे क्वेश्चंस भी हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेसन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। होप आप लोग इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे। ओके, थैंक यू।